सर आप दाऊद इब्राहिम के एक बहुत ही क्लोज आदमी को ऑलमोस्ट पकड़ने के क्लोज आ गए थे जब आपकी लाइफ में ये छोटा सा केस हुआ आर्यन खान का। इकबाल कास्कर क्या नाम था उसका? दाऊद इब्राहिम का कोई तो राइट हैंड था या कोई तो था जिसको आपका केस काफी स्ट्रांग हो गया था उसके अगेंस्ट। आपने मीडिया में जो आपने व्यक्ति का नाम लिया, मुझे तो क्लोज ऐसा याद नहीं है, लेकिन जो आपने व्यक्ति का नाम लिया, हाँ। so I don't want to glamorize again these kind of gangsters and these kind of people, but एक्शन हमने इन पे लिया था। एक नार्को टेररिज्म का केस था। हाँ। जहां पर 30 किलो चरस पकड़ा गया था, जो हाँ। जम्मू कश्मीर से आ रहा था मुंबई में, एंड आफ्टर दैट उसके बाद उसको बेचने की कोशिश कर रहे थे ये युवक लोगों को। हाँ। तो उसमें इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की थी और बाकी के इनके गुड़गे को हम लोगों ने अरेस्ट किया था। नाइस। सर कोई आपका केस एक बीच में रह गया था जो आपको बीच में छोड़ना पड़ा जब आप एनसीबी में थे, जब ये सब कांड हो रहा था? मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा तो लगता नहीं कि कोई चीज छोड़ूंगा मैं, बट कोई ज्ञान तो है नहीं ऐसी चीजों का। ओके। ओके सर, चिंकू पठान का केस क्या किया था आपने? चिंकू पठान के केस में एक केस याद है मुझे, मुंबई डोंगरी, फिर से डोंगरी इलाका है। तो वहां पर ये व्यक्ति एक फैक्ट्री चला रहा था ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की। 12 किलो रिकवर हुए थे इसके पास से, अलाउ 12 करोड़ का वैल्यू होगा उस ड्रग्स का। 12 किलो एंड लगभग 2.5 करोड़ कैश भी रिकवर हुए थे। उसकी दिन की आमदनी थी वो। काउंटिंग मशीन, 2 वेपन्स पकड़े गए थे, बरेटा वेपन्स, पिस्टल्स पकड़े गए थे। हाँ। अच्छा बड़ा केस हुआ था। उसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस, कैश, गाड़ियां वगैरह सब सीज की गई थी। हाँ। तो वही याद है, सरप्राइजिंग यही बात थी कि हार्ट ऑफ द सिटी के हृदय में कोई फैक्ट्री व्यक्ति चला रहा है, तो वो एक सरप्राइजिंग था। किसी ने और ने नहीं पकड़ने का सोचा? आपको कैसे? नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है किसी को मालूम नहीं होगा। लेकिन आप सागर ये भी देखिए ना कि पकड़ा ही है, कोई भी एजेंसी हो, हमारी हो या दूसरी, एक्शन लिया गया है ना। हाँ, लेकिन सर आपने नहीं सर, हिम्मत होनी चाहिए एक्शन लेने में। और भी सागर, और भी बहुत लोग एक्शन लेते हैं, मौके की बात होती है। स्टिल पीपल आर डूइंग हार्ड वर्क, लॉट मेनी पीपल आर वर्किंग अगेंस्ट अस। सर ये जो डॉन क्वीन इकरा लेडी, ये क्या केस था आपका? ये भी एक साउथ मुंबई का केस था, जहां पर ये व्यक्ति है, अभी मुझे पता नहीं ये बेल पे है या एक लाइव केस इंटरसेप्ट किया था, कमर्शियल क्वांटिटी मेफेड्रॉन पकड़ा था हमने। जिसमें ये महिला थी, महिला के साथ में भी और बहुत सारी महिलाएं थी, जो इसकी गैंग का हिस्सा था। जो नाइट क्लब्स, डिस्कोथेक्स में जाके जो व्यक्ति यंगस्टर्स होते हैं उनको एमडी देने की कोशिश, उनको बेचते भी थे। एक्सपेंसिव नाइट क्लब्स, एक्सपेंसिव, ऑल लॉट मेनी साउथ मुंबई, सबर्बन मुंबई के नाइट क्लब्स में गैंग घुमा करती थी इनकी। एंड उसके बाद में फिर कुछ देह व्यापार का भी कुछ इंफॉर्मेशन आई थी इनके, जो गैंग करती थी। देह व्यापार जो बॉडी ट्रेड, बेसिकली बॉडी ट्रेड भी, मतलब बच्चों को बेच देते? नहीं, बच्चों को नहीं बेचते थे। जो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट, कुछ लोग इनके साथ जो जुड़े हुए थे वो भी पाए गए थे। तो बेसिकली इनका मोड्स ऑफ ऑपरेंडी ऐसा होता था कि जो कस्टमर्स होते थे उनको मेफेड्रॉन भी सप्लाई किया जाता था, एंड देन नफेरियस, गंदी हरकतें भी हुआ करती थी। तो वो एक गैंग मुझे याद है, हमने जिनके ऊपर कार्रवाई की। बेल मिल जाता है? देखिए, मुझे अभी पता नहीं, बहुत 2021 या 20 का ये केस है, आई एम नॉट वेल अवेयर ऑफ दिस, लेकिन बेल बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसे केसेस में से मिलता है जब बॉडी रिकवरी होती है या कमर्शियल क्वांटिटी में जब पकड़ा जाता है कोई। तो सर टाइगर मुस्तफा गैंग को गोवा में आपने बस्ट किया था ड्रग्स के केस। ये एक नाइजीरियन व्यक्ति था जो इलीगली गोवा में रहता था, एंड एमडीए में, तो आप तभी मेफेड्रॉन स्टेशन थे? नहीं, मैं जोनल डायरेक्टर मुंबई और गोवा, महाराष्ट्र गोवा दोनों का था, दोनों के लिए। तो मेफेड्रॉन हो जाए, एमडीए में चरस, गांजा, कुछ हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ में भी इसकी साठगांठ थी। चरस इंपोर्ट किया जाता, चरस लाया जाता था हिमाचल प्रदेश से, और गोवा में ये व्यक्ति इसे बेचता था। पुलिस ने भी काफी ट्राई किया था पहले, लोकल लोगों के लिए भी ये न्यूसेंस था वहां पर, गोवा के लोगों को। तो वहां पर भी कंप्लेंट आई थी, पुलिस से भी हमने पूछा था, तो कहा था कि फॉरेनर है, बहुत डिफिकल्टी ये क्रिएट करते हैं। पुलिस के साथ भी बदतमीजी इस व्यक्ति ने किया था, मार पिटाई की थी पुलिस के साथ भी। सीधा पुलिस। हाँ, तो फिर बाद में एक जॉइंट ऑपरेशन, लोग डरते हैं उनको हाथ लगाने को, बाहर वाले सर आके बदतमीजी करके जाते हैं। तो लोकल पुलिस के साथ में भी बड़ा ऑपरेशन किया था। एक होटल से हमने इसको पकड़ा था, एक महिला के साथ में। तो फिर कानूनी कार्रवाई की गई थी। काफी वायलेंट था ये बंदा, कंट्रोल भी करना थोड़ा मुश्किल था उसे। लेकिन कितने जन लेके गए थे आप इसको पकड़ने? यानी बड़ा एक ऑपरेशन हुआ था, लगभग 200 रूम्स की तलाशी भी की गई थी इसको फाइंड आउट। रूम्स की तलाशी? हाँ, क्योंकि ये
डेंजरस, फिजिकली भी डेंजरस था, न्यूसेंस था सोसाइटी के लिए, हाँ, और बड़ा पेडलर था बेसिकली ये। बड़ा पड़ हाँ, तो उसकी बड़ी कार्रवाई की गई थी और पकड़ा गया था ड्रग्स के साथ में। फिर बाद में इसको मार्चिंग भी इसकी कराई गई थी एरियाज में, पब्लिक में, कि दिखाने इसे डरे ना, इसे इसे पकड़ लिया गया है, और एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट इनके गैंग मेंबर को हम लोग ने करने की तो कोशिश आपने की पूरा थी। मार्च करवाया था इनको मार्चिंग किए गए थे, व्हाट आई रिमेम्बर। पब्लिक में कॉन्फिडेंस भी जनरेट हुआ था कि एजेंसीज अच्छा काम कर रही है उस दौरान। वाओ सर। सर आपके टोटल करियर में अराउंड आपने 16,000 केजीज का ड्रग्स सीज किया है? हाँ, लगभग 16-17,000। वाओ सर। तो ये शार्क फिन बीच में आपने क्या पकड़े थे, इसका क्या वैल्यू है? देखिए, डीआरआई में जब कार्यरत था तो इंफॉर्मेशन थी कि जो शार्क मछलियां होती है, तो शार्क फिन्स जो होता है, उनकी जो पर फिन्स होते हैं, तो उससे चाइना, सिंगापुर, ताइवान, वहां पर सूप बनाया जाता है, शार्क फिन सूप, जो काफी एक्सपेंसिव होता है, जो वीआईपी वहां के अफोर्ड कर पाते हैं। एक बोल लगभग $350 का होता है, लगभग 35-40 हजार क्या का बात कर एक रहे हो? एक सूप होता है। एक सूप हाँ, का यू कैन 40,000? रिसर्च दैट, काफी क्या इंडिया में एक्सपेंसिव खरीदते होता हैं है। लोग इसे? इंडिया नहीं, चाइना, सिंगापुर, ऐसे ओके। अलग ओरिएंटल कंट्री। कंट्रीज में, हाँ। तो काफी वैल्यू है उसका, शार्क फिन का। तो ये पता चलता था कि शार्क को ये लोग फिश करते थे, और शार्क के फिन्स काट के उसे फिर से फेंक देते थे पानी के अंदर। ड्राउनिंग डेथ हो जाती थी शार्क की बेसिकली, हाँ। बिना फिन के, तो तैर भी नहीं पाती थी, तो मर जाती थी जाती थी। सफोकेशन से। हाँ। तो ऐसी इंफॉर्मेशन थी। देन हमने फिर मेरे ख्याल से भारत में पहला केस हुआ था ऐसा, 8,000 किलो पकड़ा था शार्क फिन हमने। तो 8,000 8,000 किलो, तो गुजरात में भी केस किया गया था, इसकी स्ट्राइक वैल्यू क्या किया होगी गया सर? था। 8,000? वैल्यू तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ये जरूर पता है कि 1.5 लाख शार्क्स को मारा गया था। 1.5 लाख शार्क्स के फिन काटे गए थे उस चीज के लिए, उसे प्रोक्योर करने के लिए। तो चेन्नई में भी केस किया गया, साइमल्टेनियसली मुंबई में भी किया गया, और गुजरात में भी किया गया था। सर आपने काफी मतलब जो इलीगल बिजनेसेस है उनको आपके होने से ही बहुत नुकसान हुआ है। आपको आपकी जान का खतरा नहीं लगता सर? जान का चैलेंज है ये, जान का खतरा। लोगों का जो मृत्यु होती है, रोड क्रॉस करते करते भी मृत्यु होती है, बेड में सोते सोते मृत्यु हो गई। अगर राष्ट्र के मार्ग में अगर जान चली जाए, उससे सबसे बड़ा सर लाखों भाग्यशाली चीज करोड़ों है का क्या आप है? नुकसान करा रहे हो इन लोगों का। दैट्स फाइन। और जब तक सर्विस में हूँ, या फिर जब तक ड्यूटी पे हूँ, राष्ट्र की सेवा में हूँ, ऐसी करूंगा। और कराओगे? बिल्कुल, अगर मौका मिले तो। और मौका मिले तो। सर कुछ इंसिडेंट था आपका बचपन का या मेरे ख्याल से जवानी का, जिसमें आपकी मम्मी ने बोला था कि तेरी सैलरी क्या है, मैं तेरे को डबल देती हूँ, तू काम छोड़ो। एयरपोर्ट पे मेरी जो माता थी बेसिकली, वो बहुत ही शी वाज अ वेरी, क्या मैं कहूँ, हाइपर काइंड ऑफ लेडी, एंड बहुत प्रेम करती है। हर माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो जब मैं आईआरएस ऑफिसर बना 2008 में, तो ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग थी मुंबई एयरपोर्ट पे। तो ये जो सब थ्रेट के प्रकरण उस समय भी हुआ करते थे, क्योंकि वो उस समय भी ड्रग के केसेस, स्मगलर्स लोगों को काफी पकड़ा था, गोल्ड तो वोल्ड भी उस प्रॉपर समय आप पकड़ा गुंडों से था। डील करते थे? बिल्कुल। तो उस समय भी धमकियां आती थी घर पे, लेटर्स आते थे, मदर को कोई गाड़ी में नॉक करके खिड़की खोल के धमकियां देता क्या था। बात कर रहे हो? तो ऐसी एक बार ऐसी कुछ घटना हो गई, तो घर पे मुझे मेरी माता जी ने कहा, तेरी सैलरी कितनी है? एंड शी वाज अ बिजनेस लेडी कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, काफी अच्छे घर से आती थी, हरियाणा से थी बेसिकली, हाँ। मूर्थल से। हाँ। तो बिजनेस लेडी थी और अच्छे फैमिली से आती थी, खुद का बिजनेस भी था। तो उसे ये कि तू 5-6 साल राष्ट्र की सेवा करो, बाद में आके मेरा बिजनेस ज्वाइन कर ले। तो जब ऐसी धमकी आती थी, तो मुझे पूछा, तेरी सैलरी कितनी है? तो मैंने कहा, मम्मी मेरी सैलरी उस समय लगभग 50 या 60 हजार होगी सैलरी। मैं तुझे उसका डबल दूंगी, तू घर पे बैठ अभी, तू मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर ले। तो फिर सच थिंग होती थी, एक एज अ कंसर्न, एक माता का कंसर्न था। हाँ। और एनीवे 5-6 साल सर्विस में काम करने की मेरी भी इच्छा थी कि राष्ट्र की सेवा कर लूं जितना भी देना। उसके बाद मैं एक लॉयर हूँ, एक डिग्री से भी लॉयर हूँ। वाह। तो ऐसा लगा कि लॉ प्रैक्टिस करूंगा, हाँ। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बड़े आगे बड़े काम दिग्गजों से करते करते करते, हाँ। और कभी भी ऐसा जब भी लगेगा कि राष्ट्र की सेवा हो गई है, तो लॉ प्रैक्टिस है मेरा, घर की फैमिली बिजनेस भी है, देखेंगे आगे क्या है। सर एज मतलब जो व्यूअर्स है हमारे, आप जो झेल रहे हो फिलहाल, जो आपको झेल नहीं रहा हूं मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इंजॉय कर रहा हूँ, और मेरा भाग्य है कि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैं मेरे गुड विशेस देना चाहता हूँ, और मैं मेरी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो मेरे सामने खड़े उनको।
मैं नहीं झेल रहा हूँ, मैं सच्चाई से और ताकतवर रूप में लड़ रहा हूँ लोगों से। हम एज व्यूअर सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपकी इस लड़ाई में? मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना कीजिए और ये प्रार्थना कीजिए कि सत्य की जीत हो, बस। और कोई शुभकामनाएं सपोर्ट रखिए नहीं आपके चाहिए लिए। आपको, जो ट्रूथ है वो सामने। सत्य के लिए, सत्य देखिए, सत्य को कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है सागर। सत्य अपने आप ही, जैसा मैंने आपको कहा, एक सनलाइट सूरज की तरह होता है। थोड़े दिन तकलीफ में आता है, थोड़े दिन उजाले होते हैं, बाद में चमकता है। सूरज को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही सत्य को कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना कीजिए और गुड विशेष रखिए, और जिस प्रकार जो नॉर्मल लोगों ने प्रेम दर्शाया है उसी तरह नॉर्मल प्रेम कीजिए। मैं हमेशा आप लोगों का ऋणी रहूं। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आज वंदे आपने मातरम। शेयर किया हमारे थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।